नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के, एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का और एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे डेली पायोनियर का। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया और चाइना डिस्प्यूट में रशिया के रोल के बारे में। दूसरे नंबर पर हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे आयुर्वेद से संबंधित। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ड्रग अब्यूज से संबंधित, ये हिंदू का आर्टिकल है। और सबसे लास्ट में एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पीडीएस से संबंधित। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और चाइना डिस्प्यूट में रशिया के रोल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है बॉर्डर डिस्प्यूट। और इन्हीं टेंशन्स के बीच हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशिया की यात्रा पर गए RIC का समिट अटेंड करने के लिए। RIC एक ग्रुप है जिसमें 3 देश शामिल हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है। इस ग्रुप में इंडिया ने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न देशों को एक दूसरे की सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जबकि चाइना ने इस बात पर फोकस किया। चाइना ने रशिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि भैया आप इंडिया को हथियार बेचना थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि इंडिया रशिया से बहुत सारे हथियार से इंपोर्ट करता है। पहले तो जब कोल्ड वार चल रहा था, हमारा ज़्यादातर हथियारों का इंपोर्ट USSR से ही होता था, लेकिन कोल्ड वार ख़त्म होने के बाद हमने हमारे हथियारों का इंपोर्ट डाइवर्सिफाई कर दिया। USA से, इजराइल से, फ्रांस से भी हम हथियारों का और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, बट सबसे ज़्यादा अभी भी हम रशिया से ही करते हैं। चूँकि देखो, दोनों देशों के बीच फिलहाल टेंशन्स हैं और रशिया के रिश्ते दोनों देशों के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ भी, इंडिया के साथ भी। रशिया फिलहाल की सिचुएशन में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। रशिया का कहना है हमारी ऑटोनोमस रिलेशनशिप है दोनों देशों के साथ, मतलब चाइना के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है, इसका फ़र्क इंडिया पर नहीं पड़ेगा। और इंडिया के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है, रिलेशंस अच्छे हैं, तो इसका चाइना के साथ रिलेशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रशिया का ये कहना है कि दोनों देशों ने काफ़ी समय से मैकेनिज़म्स इस्टेब्लिश किए हैं, डायलॉग का उनका फ्रेमवर्क है जिसकी सहायता से वो टेंशन्स को डिफ्यूज़ कर लेंगे। और देखो, रशिया चाहता है कि इंडिया और चाइना जल्द से जल्द अपने बीच टेंशन्स को डिफ्यूज़ करें, और ये रशिया के हित में है। रशिया के हित में क्यों है? रशिया के हित में देखो ये इसलिए है क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स और RIC, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। रशिया को ये लगता है कि USA और USA के एलाइज इस्टेब्लिश्ड जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसे चैलेंज करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इंडिया और चाइना के बीच अगर टेंशन्स रहती हैं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये तो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाएंगी। अगर ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट होती हैं तो इनका समिट शायद होना भी बंद हो जाएगा। जैसे सार्क का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सार्क में इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स रहती हैं, इसलिए आजकल सार्क का समिट भी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। हालांकि इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप सार्क से कंपेयर नहीं कर सकते, बट कहने का मतलब ये है इंडिया चाइना के बीच टेंशन्स होती हैं तो इसका इम्पैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस पर भी देखने को मिलेगा, और जो रशिया नहीं चाहता। दूसरा पॉइंट देखो, अगर इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं तो इंडिया ज़्यादा करीब चला जाएगा USA के, और रशिया ऐसा नहीं चाहता। रशिया ऐसा नहीं चाहता कि इंडिया USA के बहुत ज़्यादा करीब चला जाए। रशिया को इंडिया की आवश्यकता है चाइना को काउंटर करने में भी। आप ध्यान दीजिएगा, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो रशिया और चाइना के बीच दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बड़ी है USA के अगेंस्ट। दोनों का कॉमन जो एनिमी है वो है USA। बट देखो, ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। रशिया ये भी नहीं चाहता कि चाइना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सेंट्रल एशिया में चाइना का जो डोमिनेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि परंपरागत रूप से इस एरिया में
पहले ये एरिया यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो 1990 के बाद से इस एरिया में रशिया का डोमिनेंस था। लेकिन रशिया का डोमिनेंस सेंट्रल एशिया में खत्म हो रहा है, चाइना का इंक्रीज हो रहा है। रशिया ऐसा नहीं चाहता, तो चाइना को काउंटर करने में रशिया को इंडिया की आवश्यकता है। रशिया नहीं चाहता कि चाइना एक लेवल से ज्यादा स्ट्रोंग बने। नेक्स्ट, रशिया इसलिए भी चाहता है कि दोनों देशों के बीच टेंशंस कम हो, क्योंकि इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और रशिया जो हमेशा से मांग करता आया है कि वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर होना चाहिए, वर्ल्ड में काफी सारे पोल होने चाहिए, यूनिलेटरल या फिर बायोपोलर वर्ल्ड ऑर्डर फिलहाल की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। ये चीज इंश्योर करने में रशिया को इंडिया की आवश्यकता है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए क्यों रशिया चाहता है इंडिया और चाइना के बीच टेंशंस जल्द से जल्द कम होनी चाहिए। अब हम कंपेयर करते हैं चाइना के साथ रिलेशनशिप रशिया की कितनी मजबूत है और इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे इवोल्व हुए हैं पिछले कुछ सालों में। चाइना की बात करें, चाइना ने देखो रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। इवन रशियन गैस लाइंस को 30 ईयर सप्लाई की गारंटी दी गई है चाइना के द्वारा, मतलब लगातार 30 सालों तक रशिया की गैस चाइना इंपोर्ट करेगा। ये देखो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया के जो रिश्ते हैं वेस्ट के साथ काफ़ी ख़राब हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना ने रशिया का काफ़ी साथ दिया है। इवन रशिया और चाइना ईस्ट वेस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टू यूरोप पर मिलकर काम कर रही हैं। चाइना रशिया की हेल्प कर रहा है आर्कटिक सर्कल रूट के ओपन होने में भी। तो ये कुछ ऐसे डोमेन्स हमने डिस्कस किए जिनमें रशिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे देखो 2016 में रशिया पर आरोप लगा था कि 2016 के इलेक्शंस में रशिया ने इंटरफेयर किया है। उसके बाद यूएसए और रशिया के रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो गए थे। हालांकि पहले से खराब थे 2014 से ही, जब रशिया ने क्रीमिया को हड़पा था। लेकिन 2016 के बाद तो सैंक्शंस भी लगा दिए गए यूएसए के द्वारा रशिया के ऊपर। तो उसके बाद रशिया चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया। अब बात करते हैं इंडिया की। देखो इंडिया और रशिया के रिलेशंस हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उस समय यूएसएसआर था, कहने को इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड कर रहा था। बट आपको भी पता है 1971 में हमारी और यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। और उसके बाद जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया 1990-91 में, यूएसएसआर काफ़ी सारे टुकड़ों में बट गया। सबसे बड़ा टुकड़ा था रशिया। तो रशिया के साथ भी हमने रिलेशंस अच्छे करने स्टार्ट किए। जो हथियार पहले यूएसएसआर हमें सप्लाई किया करता था, हमने रशिया से डिफेंस इंपोर्ट करना जारी रखा। पिछले 30 सालों में रशिया ने हमें बहुत कुछ सप्लाई किया है, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट से लेके स्पेयर पार्ट्स। और हाल ही में हमने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंपोर्ट करने के लिए डील साइन की है, जिसकी कीमत है $5.4 बिलियन। हालांकि यूएसए ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला था कि आप रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मत परचेज कीजिए, लेकिन हमने यूएसए को प्रेशर को इग्नोर करके रशिया से ये S-400 इंपोर्ट करने के लिए डील साइन की। रशिया के पास देखो ऑयल और गैस के काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स हैं और इंडिया आपको पता है ज़्यादातर ऑयल और गैस जो है वो इंपोर्ट करता है। बट दिक्कत ये है ज्योग्राफी इंडिया और रशिया की ऐसी है, हम ज़्यादा ऑयल और गैस रशिया से इंपोर्ट कर नहीं पाते। अभी भी हमारा ज़्यादातर जो ट्रेड होता है रशिया के साथ वो डिफेंस आधारित होता है, नॉन डिफेंस ट्रेड काफ़ी कम होता है। दोनों देशों ने ये तय किया था 2025 आने से पहले ट्रेड को हम $30 बिलियन तक लेके जाएंगे। ये देखो काफ़ी कम है चाइना के मुकाबले में। रशिया और चाइना का फिलहाल ट्रेड है $110 बिलियन। ये पिछले साल का आंकड़ा है और हो सकता है इस साल ये जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ गया हो। एक और चैलेंज ये भी है इंडिया रशिया रिलेशंस में। इंडिया क्वाड ग्रुप का पार्ट है इंडो पैसिफिक ओशन में। क्वाड ग्रुप में 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। तो रशिया को ये लगता है कि पिछले कुछ समय में इंडिया यूएसए के काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया है, जो कि रशिया नहीं चाहता है। बट हमने रशिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं रशिया का ईस्टर्न पार्ट जो काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 5th
फिफ्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इसमें हिस्सा लेने के लिए स्पेशल हमारे प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर गए थे और उस समय कई सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स भी गए थे। तो हमने उस समिट में काफ़ी संभावनाएं तलाशी थी, जैसे डायमंड कटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, आईटी, वुड प्रोसेसिंग, टूरिज्म। इन डोमेन्स में रशिया और इंडिया के बीच जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो सकता है। हमने एक कॉरिडोर को भी डेवलप करने की बात कही है, मैरीटाइम कॉरिडोर, इसको लेकर सहमति बन चुकी है। ये मैरीटाइम कॉरिडोर है चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक। अगर ये कॉरिडोर डेवलप होता है तो बायलैटरल ट्रेड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इंडिया और रशिया के बीच, और ये ट्रेड मैरीटाइम रूट की सहायता से इंक्रीज होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब देखो, कहने का ये है, इंडिया रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करना चाहता है, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे मौक़ों पर रशिया ने हमारा साथ दिया है। जैसे आप आर्टिकल 370 का ही इशू ले लीजिए, चाइना और यूएसए ने इस इशू पर इंडिया का विरोध किया था, जबकि रशिया ने यह कहा था इंडिया ने जो कुछ किया है अपने संविधान के दायरे में रहकर किया है। और अभी भी जब टेंशन्स हैं तो रशिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया के एम्बेसडर को कॉल किया और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये रिकॉर्ड किया कि जो भी डेवलपमेंट्स अभी इंडिया चाइना बॉर्डर पर एलएसी पर हो रही हैं उनको रशिया देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, रशिया देखो चाइना को शांत कर सकता है, चाइना को कन्विंस कर सकता है कि फिलहाल की सिचुएशन में बॉर्डर टेंशन्स अच्छी नहीं हैं, तो अप्रैल की पहले की जो सिचुएशन है आप वही रिस्टोर कीजिए। लेकिन इंडिया के सामने चैलेंज ये है, अगर देखो यूएसए के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होते हैं रशिया के साथ और चाइना के साथ, तो इंडिया पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंडिया एक साइड ले, यूएसए की या फिर चाइना रशिया की, तो उस समय इंडिया के लिए बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। और अगर रशिया चाइना को कन्विंस नहीं कर पाता है अप्रैल से पहले का स्टेटस को रिस्टोर करने में, तो देखो मजबूरन हमें यूएसए के नज़दीक जाना ही होगा, और उस सिचुएशन में हमारे रिश्ते जो हैं वो रशिया के साथ ज़्यादा ठीक नहीं रह पाएंगे, या फिर यूं कहें मधुर नहीं रह पाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आयुर्वेद से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम में ये सब इलाज की पद्धतियाँ आती हैं, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी। इनफ एविडेंस हैं, ये सब जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम हैं ये रोग निरोधी हैं, मतलब विभिन्न डिजीज को होने से रोकती हैं। बट अभी देखो इतना एविडेंस मौजूद नहीं है जिसके बेस पे हम ये कह सकें कि ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी डिजीज को ठीक करने के लिए। दोनों चीज़ों में देखो फ़र्क है। एक तो आप इन पद्धतियों का सहारा लें कोविड-19 को होने से रोकने के लिए, और एक आप इन मेडिसिन सिस्टम का इस्तेमाल करें एक बार कोविड-19 हो जाए उसे ठीक करने के लिए। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो राइटर का ये कहना है अभी इनफ एविडेंस मौजूद नहीं है जिसके बेस पे हम ये कह सकें कि इन पद्धतियों का इलाज किया जा सकता है किसी डिजीज को होने के बाद उसका इलाज करने के लिए। वैसे देखो हमारा फोकस इस आर्टिकल में आयुर्वेद पे है। आयुर्वेद के काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं, सस्ता उपचार है, आयुर्वेदिक ड्रग्स का इस्तेमाल करना हमारी एंशिएंट हेरिटेज का पार्ट है, तो हमें गर्व महसूस होता है जब आयुर्वेद का प्रमोशन होता है, इससे हमारी सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है। बट देखो अभी हाल ही में एक जो घटना घटित हुई, राइटर का ये कहना है ऐसी घटनाओं से आयुर्वेद का प्रमोशन नहीं होता बल्कि लोग आयुर्वेद पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। क्या हुआ, पतंजलि ने एक दवाई निकाली कोविड-19 के इलाज के लिए। 2 मेडिसिन निकाली गई पतंजलि के द्वारा, एक कोरोनिल और दूसरा सवाश्री। इन दोनों की कीमत है 545 रुपये, 545। पतंजलि के द्वारा यह दावा किया गया कि 100% रिकवरी होगी अगर कोविड-19 के पेशेंट्स ये मेडिसिन लेते हैं। बट देखो प्रॉब्लम ये है, कल भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, डीजीसीआई की अप्रूवल लेना जरूरी है सबसे पहले तो हमारे देश में किसी भी ड्रग को मार्केट में उतारने के लिए। बट पतंजलि ने
DGCI की कोई अप्रूवल नहीं ली, यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की कोई अप्रूवल नहीं ली इस ड्रग को रिलीज करने से पहले। दूसरा, आप सबूत तो लाओ, रैंडम क्लिनिकल ट्रायल का डेटा आप दिखाइए कि आपकी जो ड्रग है, आपकी जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है। क्या होता है रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में, दो ग्रुप के पेशेंट्स को अलग अलग ड्रग दी जाती है। एक तो वो ड्रग जिसकी हमें इफेक्टिवनेस टेस्ट करनी है, और दूसरे ग्रुप के पेशेंट्स को कोई अल्टरनेटिव थेरेपी दी जाती है, और बाद में रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है। और ये पूरा क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे चलने चाहिए, ना तो पेशेंट्स को पता है हमें कौन सी ड्रग दी गई है और ना ही डॉक्टर्स को पता है। मतलब रैंडमाइज्ड वे में ये ट्रायल्स चलने चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है, क्या पतंजलि के द्वारा इस प्रकार के रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए? आंसर है नो। वैसे पतंजलि के द्वारा यह दावा किया गया है कि हमने जयपुर बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। ध्यान दीजिएगा, रैंडमाइज्ड की बात नहीं करता है पतंजलि, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं। और जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स रैंडमाइज्ड नहीं होते हैं तो बायसनेस का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। और इसके बाद इवन राजस्थान गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारे इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पतंजलि के द्वारा कोई क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे। इवन जो लाइसेंस भी लिया गया पतंजलि के द्वारा, वो भी एक प्रकार से ड्रग डिपार्टमेंट को धोखे में रख के लिया गया। बोला यह गया था उत्तराखंड के ड्रग डिपार्टमेंट को कि हमने कोल्ड, कफ, फीवर, इन सब के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक दवाई डेवलप की है, ये कह के अप्रूवल लिया गया था और बाद में लॉन्च कर दी गई कोविड-19 के लिए दवाई, जिसका नाम रखा गया कोरोनिल और सवाश्री। ये देखो गलत है। कायदे से तो जो हमारे ड्रग रेगुलेशन के एक्ट्स हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954, इनके अनुसार कोई भी पर्सन अगर ये दावा करता है हमारी जो दवाई है इसकी मैजिकल क्वालिटीज़ हैं, चमत्कारिक क्वालिटीज़ हैं, या फिर मिसलीड करने वाली एडवर्टाइजमेंट कोई पर्सन करता है ड्रग की, फॉल्स इंप्रेशन दिखाता है कि हमारी ड्रग ये कर देगी, मतलब झूठे दावे करता है, तो उस पर्सन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फाइन हो सकता है, 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो पतंजलि के द्वारा जो कुछ किया गया वो देखो इन एक्ट्स के अनुसार गलत था। देखो, आयुर्वेद की इफेक्टिवनेस से कोई इंकार नहीं करता, जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया। आयुर्वेद रोग निरोधी है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, आयुर्वेदिक ड्रग्स सस्ती होती हैं। बट देखो, इस प्रकार से दावा करना कि आयुर्वेदिक ड्रग है कोविड-19 का इलाज कर देगी, तो इससे तो एक तरफ जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं कोविड-19 के इलाज के लिए, दवाई खोजने के लिए, तो ये दावा करना लोगों का आयुर्वेद से जो विश्वास है वो उठ जाएगा। तो इससे हमें ही नुकसान होगा, पूरे देश को इससे नुकसान होगा। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एकदम से आदेश दिया कि जब तक देखो आप डेटा हमें नहीं देते हो, डेटा अब पतंजलि दे चुका है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, जो वो दावा कर रहे थे हमने क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, वो सारा डेटा अब पतंजलि के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को दिया जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसे वेरीफाई कर रही है। तो मीनवाइल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पतंजलि को बोला है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते इस दवाई का, क्योंकि देखो एडवर्टाइजमेंट में जो दावा किया जा रहा है और एक्चुअल में इन ड्रग्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे देश में ड्रग कंट्रोल जो लॉज हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं, इसी वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और कोई कंपनी दावा करने लगती है कि हमारे ड्रग्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप खरीद लीजिए। हमने कल भी डिस्कस किया था। होता क्या है इससे, अब कई सारी ड्रग्स तो ऐसी होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब हो सकता है पतंजलि के ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनके साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन कीमत भी तो देखो ना, कीमत कितनी है, 545 रुपये 2 ड्रग्स की। और दूसरा, लोगों में एक फॉल्स कॉम्प्लेसेंसी भी आ जाती है कि अब तो दवाई डेवलप हो गई है, अब फिर वो थोड़ा सा सावधानी बरतना कम कर देते हैं। इसलिए ये फॉल्स कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट अमेंडमेंट बिल 2020 का ड्राफ्ट रिलीज किया था। इसमें कहा गया था कि अगर देखो कोई गलत एडवर्टाइजमेंट करता है ड्रग की, या फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करता है, या फिर मैजिकल क्वालिटीज़ होने का दावा करता है,
तो उसे पहले कन्विक्शन पे 2 साल की सजा और 10 लाख का फाइन हो, और दूसरा कन्विक्शन होने पर 5 साल की सजा और 50 लाख का फाइन हो। लास्ट में राइटर एक बार फिर से बोलते हैं, देखो हमें हमारे आयुर्वेद पे गर्व है, और कुछ साइंटिस्ट जो हैं IIT दिल्ली के, वो AIST जापान के साथ मिलके रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं, और इनफैक्ट उन्होंने एक हर्ब को फाइंड आउट किया है और अश्वगंधा ऐसी कुछ चीज़ों को मिला के आयुर्वेदिक ड्रग तैयार की जा सकती है कोविड-19 के अगेंस्ट। इस पर रिसर्च की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा। लेकिन देखो, जब ऐसा कुछ दावा किया जाए वो एविडेंस के आधार पर होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आयुर्वेद से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ड्रग अब्यूज से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ड्रग अब्यूज का क्या मतलब है? देखो, मार्केट में जो ड्रग्स बिकती हैं उनका इस्तेमाल करना ब्रेन को कुछ समय के लिए प्लेजर पहुंचाने के लिए, या फिर गैर कानूनी ढंग से जिन ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग की गई है उनका इस्तेमाल करना दिमाग को प्लेजर पहुंचाने के लिए, इन सब चीज़ों को कहा जाता है सब्सटेंस अब्यूज या फिर ड्रग अब्यूज। अब कोविड-19 की महामारी है, इस सिचुएशन में जो ड्रग अब्यूज की समस्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अक्सर देखो ऐसा देखा जाता है, जब भी कोई क्राइसिस आते हैं, जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, लोगों का इनकम लेवल कम होता है, बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं और बहुत सारी समस्याओं से वो ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो ड्रग अब्यूज़ समाज के हर एक तबके में देखने को मिलता है, अमीर लोग हों, गरीब लोग हों, डेवलपिंग कंट्री हो, डेवलप कंट्री हो। बट जो गरीब लोग हैं, वुमेन हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं ड्रग अब्यूज़ की समस्या से। क्योंकि देखो, अब होता क्या है, गरीब लोगों के पास इतने पैसे होते नहीं कि ड्रग अब्यूज़ के कारण जो डिसऑर्डर इमर्ज होके आए हैं बॉडी में उनका इलाज करवाया जा सके, या फिर ड्रग एडिक्शन सेंटर में भी अपने आप को भर्ती करवाया जा सके, या फिर ड्रग अब्यूज़ से छुटकारा पाया जा सके। इन सब के लिए रिसोर्सेज नहीं होते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोगों के पास। अमीर लोगों को दिक्कत होती है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपना इलाज करवा लेते हैं। इसके बाद कुछ डेटा भी सामने रखा जाता है। डेटा देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंस आपको बता देता हूं। एक तरफ देखो ड्रग अब्यूज की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ आर्नी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी बीमारियों से निपटने के लिए ड्रग की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको टाइमली दवाइयां नहीं मिल पाती हैं। 2020 की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 8 में से सिर्फ 1% ऐसा है वर्ल्ड में जिसे ड्रग रिलेटेड ट्रीटमेंट रिसीव हो पाती हैं। सोच के देखिए, एक तरफ लोगों को अपने इलाज के लिए दवाइयां नहीं मिल पाती और दूसरी तरफ कुछ लोग ड्रग को अब्यूज करते हैं। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे तो देखो विभिन्न देश ये बोलते हैं कि हम ड्रग अब्यूज की इस समस्या को एड्रेस करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं, बट रियल हम पता लगा सकते हैं विभिन्न कंट्रीज कितने सीरियस हैं डेटा की सहायता से। डेटा ये बताता है पिछले कुछ सालों में विभिन्न कंट्रीज ने ड्रग अब्यूज की समस्या पर ध्यान देना कम किया है, पैसा एलोकेट करना कम किया है इस समस्या को दूर करने के लिए। अगर देखो ड्रग अब्यूज की समस्या हमें दूर करनी है तो हमें जो फंडामेंटल रीजंस हैं उनको भी एड्रेस करना होगा। ओपियम की खेती क्यों होती है, ये जो गैर कानूनी ड्रग्स हैं इनकी खेती क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोगों के पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स उपलब्ध नहीं है। अगर ये समस्या एड्रेस की जाए तो लोग ओपियम उगाना बंद कर देंगे, और ओपियम होगा नहीं तो गैर कानूनी ढंग से बिकेगा नहीं तो ड्रग अब्यूज की समस्या कम होगी। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आप पैसा एलोकेट कीजिए इस समस्या को दूर करने के लिए। ये जो समस्या है बहुत सारे लोगों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। लास्ट में कुछ सजेशंस भी दिए जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है इस समस्या को एड्रेस करने के लिए, और अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाने की आवश्यकता है रीजनल बेसिस पे, मतलब हर देश के लिए सिमिलर स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो लोग इलाज करवाना चाहते हैं उनको इलाज अवेलेबल होना चाहिए।
ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो आंसर्स में। चलते हैं आगे। लास्ट हमारा जो आर्टिकल है आज का वो पीडीएस से संबंधित है। आपको याद होगा परसों हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें ये कहा जा रहा था राइटर के द्वारा कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फूड सब्सिडी को कम कर सकते हो। फूड सब्सिडी को कम कैसे किया जा सकता है? एक तो कवरेज कम करके और दूसरा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से। ये बात परसों जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें राइटर के द्वारा बोली जा रही थी, बट आज का जो ये आर्टिकल है इन पॉइंट्स के अगेंस्ट है। आज के राइटर बोलते हैं फूड सब्सिडी देखो पिछले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है, ये कहना गलत है। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था। इसके अनुसार अभी हमारे देश की 67% जो जनता है उनको पीडीएस सोप से राशन मिलता है। 75% जनता रूरल एरियाज़ की और 50% जनता अर्बन एरियाज़ की। 2013 से पहले भी जो फूड सब्सिडी थी वो जीडीपी का ऑलमोस्ट 0.8 से लेके 0.85% के बीच थी, और अब पिछले 3 सालों में जो फूड सब्सिडी है वो देश की जीडीपी का ऑलमोस्ट 0.53 से लेके 0.59% के बीच है। तो डेटा अगर आप देखोगे तो बल्कि फूड सब्सिडी पहले के अपेक्षाकृत कम हुई है। लेकिन देखो ऐसा है नहीं, सरकार चालाकी करती है। सरकार एफसीआई को बोल देती है कि आप लोन ले लीजिए नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से, मतलब सरकार अपनी तरफ से पैसा नहीं देती, इनको बोल देती है कि आप यहाँ से लोन ले लीजिए। तो सरकार के अलावा भी अभी एफसीआई को कर्ज चुकाना है 2.5 लाख करोड़ का। बट राइटर के अनुसार इसे भी हम मिला दें तो भी फूड सब्सिडी हमारी जीडीपी का बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। अभी तो वैसे भी इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, तो ज़्यादा लोगों को आवश्यकता है फूड सब्सिडी की। यूनिवर्सलाइज बल्कि सरकार को करना चाहिए। अभी देखो बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए होंगे और पहले वो बेनिफिशियरी नहीं हुआ करते थे, बट अभी उनको आवश्यकता है, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और डायरेक्टली अगर देखो कैश ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसके काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? देखो एक बार कुछ कैश ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर दिया, कल को ये भी तो हो सकता है अनाज के दाम एकदम से ज़्यादा बढ़ गए। समझ गए? मतलब जितना कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है उससे तो 2 किलो अनाज भी नहीं लिया जा रहा या फिर 3 किलो अनाज भी नहीं लिया जा रहा। तो ये सिचुएशन बेनिफिशरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। तो अनाज मिलता है डायरेक्टली, सही है। दूसरा फ़ायदा राइटर ये बोलते हैं बैंकों से ज़्यादा तो अभी पीडीएस सोप्स हैं। हालांकि जनधन योजना के बाद बहुत से लोगों के अभी बैंक खाते हैं, ऑलमोस्ट सबके, बट देखो वो बैंक खाते एक्टिव नहीं हैं, तो वहाँ से पैसा निकालने के लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी लगेगी और डाइवर्जन का खतरा भी ज़्यादा होता है अगर डायरेक्टली कैश दिया जाता है। डाइवर्जन मतलब किसी फैमिली को कैश दिया जाता है, उसमें अल्कोहलिज्म के लिए पैसा इस्तेमाल कर लिया जाए, मैन के द्वारा शराब खरीदने के लिए या फिर किसी दूसरे काम के लिए पैसा यूटिलाइज कर लिया जाए, तो फिर अनाज के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो डायरेक्टली अनाज दिया जाता है तो एटलीस्ट हंगर की जो प्रॉब्लम है वो तो ख़त्म हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे देखो स्टेट्स को काफ़ी समय से पुश कर रही है, आप डायरेक्टली कैश दीजिए। चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, यहाँ पर डायरेक्टली कैश दिया भी गया, लेकिन पुडुचेरी में लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो कुछ महीनों के लिए वहाँ पे फिर से अनाज देना स्टार्ट कर दिया गया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पीडीएस से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।